देखो ये हैंड आउट निकालो डिसोल्यूशन का। इस पे क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कह रहा है, X, Y and Z are three partners sharing profit in the ratio of 3:1:1. On 31st March 2024, they decided to dissolve their firm. At that date, their balance sheet was as under. ये बैलेंस शीट दे रखी है आपको। कह रहा है it is agreed that X is to take over the furniture at 8,000 and debtors amounting to rupees 2 lakh at 1,82,000 and the creditor of 60,000 to be paid by him at this figure. कह रहा है Y is to take over all the stock in trade at rupees 70,000 and some of the sundry asset at 72,000 being 10% less than the book value. कह रहा है Z is to take over the remaining sundry assets at 90% of the book value less 1,000 as a discount, assuming that the responsibility of the discharge of the loan together with accrued interest 300 which has been recorded in the books has not been recorded in the books. फिर कह रहा है expenses on dissolution is 2,700. The remaining debtors were sold to debt collection agency for 50% of the book value. कह रहा है 40,000 has to be paid for workman compensation. Prepare necessary accounts to close the books of the firm. तो बनाओ इसका रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। फुल पेज का बनाना रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पेज पे हाफ पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हाफ पेज पे बैंक अकाउंट। हो गया। देखो अपन स्टार्ट करते हैं। लाइव असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका बैंक बैलेंस दे रखा है, तो इधर बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,000। सबसे पहले असेट साइड में बैंक बैलेंस दे रखा है, तो ये लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,000। उसके बाद आपको कैश बैलेंस दे रखा है, ये कैश भी हम बैंक में डिपॉजिट करा देंगे, तो यह जाएगा टू कैश अकाउंट कितना 10,000। तो कैश अकाउंट कितना 10,000। उसके बाद डेटर्स हैं, डेटर्स के बाद लेस कर रखे हैं प्रोविजन स्टॉक फर्नीचर और सन्ड्री असेट्स। तो ये जो आपके डेटर्स हैं, स्टॉक है, फर्नीचर है, सन्ड्री असेट्स हैं, तो इन सबको अपन बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू का ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और ये जो प्रोविजन है इसको लाइबिलिटी मान के रियलाइजेशन में डालेंगे। तो जो डेटर्स है वो किस वैल्यू पे जाएगा 2,42,000 पे जाएगा, और जो प्रोविजन है उसको लाइबिलिटी मानते हुए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये सब आपके असेट है, असेट है मतलब इसके डेबिट बैलेंस है, तो इनको क्लोज करने के लिए इनको करेंगे क्रेडिट, और डेबिट किसको कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो लिखो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट को। तो एंट्री लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5 लाख, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5 लाख टू डेटर्स अकाउंट 2,42,000 to debtors account 2,42,000 to stock in trade account 78,000 to stock in trade account 78,000 to furniture account 10,000 to furniture account 10,000 and to sundry assets account 1,70,000
टू सन्ड्री असेट अकाउंट 1,70,000। तो यहाँ पे अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करा है किसे, डेटर से, स्टॉक से, फर्नीचर से और सन्ड्री असेट से। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेटर्स 2,42,000, टू स्टॉक इन ट्रेड 72,000, टू स्टॉक इन ट्रेड 78,000, टू फर्नीचर 10,000 and to sundry assets 1,70,000, to sundry assets 1,70,000। रियलाइजेशन की डेबिट में आ जाएगा टू डेटर्स 2,42,000, टू स्टॉक इन ट्रेड 78,000, टू फर्नीचर 10,000, टू सन्ड्री एसेट्स 1,70,000। हो गया। उसके बाद लाइबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर्स दे रखा है, लोन दे रखा है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 30,000 का है ना। पीछे देखो पॉइंट नंबर 5 पे क्या लिखा है, 40,000 हैज टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। देखो डिसोल्यूशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करते हैं, 3 सिचुएशन होती हैं। पहली सिचुएशन, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, बट उसके रिगार्डिंग नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब बता नहीं रखा कि कोई क्लेम वगैरह पे करना है क्या अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन। तो ऐसी कंडीशन में तो आप क्या करोगे, पूरे के पूरे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये पहली कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, जैसे यहां पे दे रखा है 30,000 का, ठीक है ना, 30,000 का दे रखा है, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है कि आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे, वर्कमैन कंपनसेशन पे करना है 20,000 का। तो रिजर्व आपके पास कितना है 30,000, और आपको कंपनसेशन कितना पे करना है 20,000 का कंपनसेशन पे करना है। तो आप क्या करेंगे, 30,000 में से जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना 30,000, उसमें से 20,000 तो आप ट्रांसफर कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट में, 20,000 तो कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, और जो रिमेनिंग 10,000 का बचेगा उसको आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। आई क्या बात समझ में। सेकंड कंडीशन कि जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास है उससे कम अमाउंट का आपको कंपनसेशन पे करना है, कि मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000, लेकिन मुझे वर्क में मेरे को जो कंपनसेशन पे करना है वो 20,000 का ही करना है। तो 30,000 का रिजर्व है, 20,000 का कंपनसेशन देना है, ठीक है ना। तो जो 30 में से 20,000, तो 30 जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000, उसमें से 20,000 तो क्या करेंगे, अपन रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, और जो बाकी का बैलेंस बचेगा उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। और तीसरी कंडीशन ये आती है जो इस क्वेश्चन में है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000 और कंपनसेशन पे कितना करना है, 40,000 का पे करना है। तो ये सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जितना कंपनसेशन आपको पे करना होता है उतना उतना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और बाकी का रिमेनिंग बचा हुआ पार्टनर्स में बढ़ता है। तो जैसे अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000 और आपको कंपनसेशन 40,000 का पे करना है, यानी जितना रिजर्व है उससे ज्यादा का कंपनसेशन पे करना है। तो ये सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं, लोन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और प्रोविजन है। असेट साइड में प्रोविजन है ना, तो इन सबको बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू का ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 60,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 60,000, लिखो एंट्री लिखो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 60,000, लोन अकाउंट डेबिट 15,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30 का, जबकि हमें कंपनसेशन 40,000 का पे करना है, तो जितना रिजर्व है उससे ज्यादा कंपनसेशन पे करना है, इसलिए पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन में चला गया। एंड प्रोविजन असेट साइड में दे रखा है,
तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट 12,000 टू रियलाइजेशन 1,17,000 हो गया। अब यहाँ पे आपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है किससे? क्रेडिटर्स से। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 60,000, बाय लोन अकाउंट 15,000, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 और बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 12,000, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 12,000। हो गया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,75,000, 1,00,000 और 70, 2,75,000, 1,00,000 और 70,000, ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं आपको, लिख दिया। अब पॉइंट नंबर 1 पढ़ो क्या लिखा है। कह रहा है एक्स टूक ओवर द फर्नीचर एट ₹8,000। कह रहा है हमारा पार्टनर है एक्स, वो फर्नीचर लेके जा रहा है कितने का? 8,000 रुपीज का फर्नीचर लेके जा रहा है, और डेटर्स हैं 2,00,000 के। डेटर्स टोटल कितने हैं? 2,42,000 के डेटर्स हैं। कितने के डेटर्स हैं? 2,42,000। तो इस 2,42,000 में से 2,00,000 रुपीज के डेटर्स वो 1,82,000 में लेके जा रहा है। तो 2,00,000 रुपीज के डेटर्स कितने में लेके जा रहा है? 1,82,000 में लेके जा रहा है। यानी एक्स टोटल कितना असेट टेक ओवर कर रहा है? 8 और 1,82,000। तो एक्स जो असेट टेक ओवर कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1,90,000। जो एक्स असेट टेक ओवर कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1,90,000। जो तो एक्स असेट टेक ओवर कर रहा है 1,90,000 के। तो जब पार्टनर असेट्स को टेक ओवर करता है तो क्या एंट्री पास होती है? ये 1,90,000 हमें एक्स से लेने, क्योंकि एक्स ये असेट्स लेके जा रहा है। कैसे लेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो करते हैं डेबिट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को। तो एंट्री पास हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,90,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,90,000। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,90,000। तो यहाँ पे आपने एक्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा है किससे? रियलाइजेशन से। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड है, तो ये डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और एक्स में आ जाएगा कितना? 1,90,000। ऐसे यहाँ पे आपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? एक्स से। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट फर्नीचर और डेटर्स कितने हो गए? 1,90,000। समझ में आ गई बात? उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे? इसी में पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है कि एक तो ये असेट्स लेके जा रहा है, एंड द क्रेडिटर ऑफ 60,000 टू बी पेड बाय हिम दिस फिगर। कि ये क्रेडिटर्स है ना हमारे 60,000 के, ये क्रेडिटर्स भी कौन पे करेगा? एक्स पे करेगा। यानी पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है, तो पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है मतलब पार्टनर ये लाइबिलिटी पे करेगा, तो हमें ये पैसा पार्टनर को देना है। कैसे देंगे? उसके कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट किसको कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को। तो जब कोई पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर करता है तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 60,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 60,000, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 60,000। तो यहाँ पे आपने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करा है, लिख लिया एंट्री। एंट्री क्या करिए? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया है, तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट 60,000, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 60,000, और एक्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है किससे? रियलाइजेशन से।
तो यहाँ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट और एक्स में आ जाएगा कितना 60,000। बाय रियलाइजेशन अकाउंट और एक्स में आ जाएगा कितना 60,000। हो गया। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? y is to take over all the stock in trade at 70,000। कह रहा है y सारा स्टॉक लेके जा रहा है 70,000 में। तो y क्या लेके जा रहा है? स्टॉक लेके जा रहा है 70,000 में। एंड सम ऑफ द सन्ड्री असेट्स, और कुछ सन्ड्री असेट्स भी लेके जा रहा है वो 72,000 में, जो कि बुक वैल्यू से 10% कम है। तो y क्या लेके जा रहा है? सन्ड्री असेट्स लेके जा रहा है 72,000 में, जो कि बुक वैल्यू से 10% कम है। यानी y जो असेट्स टेक ओवर कर रहा है उसकी क्या वैल्यू हो गई? 1,42,000। y जो असेट्स टेक ओवर कर रहा है उसकी क्या वैल्यू हो गई? 1,42,000। तो पार्टनर असेट टेक ओवर कर रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? y कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,42,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,42,000। y कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,42,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,42,000। तो यहाँ पे y के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा है रियलाइजेशन से, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट और y में आ जाएगा 1,42,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट और y में आ जाएगा 1,42,000। और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करा है? क्रेडिट किया है। किससे क्रेडिट करा है? y से। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय y कैपिटल अकाउंट 1,42,000। बाय y कैपिटल अकाउंट 1,42,000। क्लियर है? आगे पढ़ो क्या लिखा है। कह रहा है z टूक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स। कह रहा है जो बाकी बचे हुए सन्ड्री असेट्स है ना, वो z लेके जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स कितने हैं? तो टोटल सन्ड्री असेट्स 1,70,000 के हैं। टोटल सन्ड्री असेट्स कितने के हैं? 1,70,000 के। तो इसमें से कुछ सन्ड्री असेट्स तो अभी y ले गया 72,000 में। और क्या लिखा है पॉइंट नंबर 2 में कि y जो सन्ड्री असेट्स लेके जा रहा है वो बुक वैल्यू से 10% कम है। तो पहले तो अपन ये पता लगाते हैं कि y ने जो सन्ड्री असेट्स टेक ओवर करे उसकी बुक वैल्यू क्या है। उसकी बुक वैल्यू क्या है? कैसे पता लगाएंगे उसकी बुक वैल्यू क्या है? मैंने माना y जो सन्ड्री असेट्स लेके जा रहा है उसकी बुक वैल्यू x है, तो बुक वैल्यू पे नहीं लेके जा रहा, बुक वैल्यू से 10% कम पे लेके जा रहा है। मतलब कितनी वैल्यू पे लेके जा रहा है? 90% वैल्यू पे लेके जा रहा है। और वो 90% वैल्यू किसके बराबर है? 72,000 के इक्वल है। यानी y जो सन्ड्री एसेट्स लेके गया उसकी वैल्यू क्या हो गई? उसकी बुक वैल्यू हो गई 72,000 इंटू 100/90। यानी y जो सन्ड्री एसेट्स लेके जा रहा है उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 80,000 है। तो 1,70,000 के सन्ड्री असेट्स थे, 1,70,000 में से 80,000 के सन्ड्री असेट्स तो कौन ले गया? y ले गया। और जो रिमेनिंग बचे 90,000, ये रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स कौन लेके जा रहा है? z लेके जा रहा है। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? तो जो जो y जो सन्ड्री असेट्स लेके गया किससे पे लेके गया? बुक वैल्यू से 10% कम, यानी बुक वैल्यू से 90% वैल्यू पे लेके जा रहा है, जो कि इक्वल है 72,000। यानी जो सन्ड्री असेट्स आपके y टेक ओवर कर रहा है उसकी क्या वैल्यू हो गई? 72,000 इंटू 100/90 कितनी हो गई? 80,000 हो गई। कितनी हो गई? 80,000। तो सन्ड्री असेट्स टोटल 1,70,000 के थे, 1,70,000 में से 80,000 के सन्ड्री असेट्स y ले गया, तो रिमेनिंग सन्ड्री असेट बच गए 90,000। अब पढ़ो जरा पॉइंट नंबर 3। कह रहा है z टुक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री असेट एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 1,000 लेस। कह रहा है रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स कौन लेके जा रहा है? z लेके जा रहा है। कैसे? एट 90%, 90% वैल्यू पे, और फिर 90% में से और 1,000 लेस करके। यानी z जो सन्ड्री असेट्स लेके जा रहा है, z जो सन्ड्री असेट्स लेके जा रहा है वो किस वैल्यू पे लेके जा रहा है? 80,000 पे लेके जा रहा है। बताओ ये समझ में आया क्या? तो क्या एंट्री हो जाएगी?
एंट्री हो जाएगी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000। तो यहाँ पे आपने जेड के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा है किससे, रियलाइजेशन से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू रियलाइजेशन, और जेड में आ जाएगा 80,000। और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है किससे, जेड से। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो इधर क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय जेड कैपिटल अकाउंट सन्ड्री एसेट्स 80,000। समझ में आई क्या बात? अब आगे क्या कह रहा है, अज्यूमिंग, पॉइंट नंबर थर्ड में ही पढ़ो, ये लिख लिया सारा। क्या कह रहा है, जेड, पॉइंट नंबर थर्ड में कह रहा है जेड एक तो सन्ड्री एसेट्स लेके जा रहा है। सेकंड लाइन पढ़ो, पॉइंट नंबर 3 की सेकंड लाइन। कह रहा है अज्यूमिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ लोन टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट। लोन कितना है, ये है लोन 15,000 का, 15,000 का लोन है। तो कह रहा है ये लोन भी जेड ही पे करेगा 300 रुपीज इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पे आपका पार्टनर क्या कर रहा है, लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 15,300, 15,300। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन की डेबिट में आ जाएगा टू जेड कैपिटल अकाउंट 15,300, और जेड के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लोन का अमाउंट आ जाएगा 15,300। क्लियर है? उसके बाद आगे क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज 2,700। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2,700। क्वेश्चन में बता नहीं रखा कौन बियर करेगा और कौन पे करेगा। तो साइलेंस के केस में क्या मानेंगे, इट इज बियर ऑब्लिक बॉन्ड बाय पार्टनरशिप फर्म एंड इट इज ऑल्सो पेड बाय पार्टनरशिप फर्म। तो क्या एंट्री पास होगी, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,700 टू बैंक अकाउंट 2,700। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन की डेबिट में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस, और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस 2,700। क्लियर है? कह रहा है द रिमेनिंग डेटर्स। तो रिमेनिंग डेटर्स कितने बचे, टोटल 2,42,000 के डेटर्स हैं। 2,42,000 के डेटर में से 2 लाख के डेटर एक्स ले गया था। तो रिमेनिंग डेटर्स कितने बच गए, 42,000 के बच गए। कह रहा है डेप्थ कलेक्शन एजेंसी ने इसका कलेक्शन करा बट 50% अमाउंट ही कलेक्ट हुआ। तो 42,000 का 50% कितना होता है, 21,000 होता है। 21,000 ही कलेक्ट हुए। तो पैसा अमाउंट कलेक्ट हुआ, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 21,000, 21,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 21,000। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कराए, तो ये आपका बैंक अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू रियलाइजेशन डेटर्स 21,000, और रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट डेटर्स 21,000। ठीक है? अब पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है ₹40,000 हैज टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कह रहे हैं हमें 40,000 रुपीज पे करने किसके, वर्कमैन कंपनसेशन के। तो 40,000 पे करने, कंपनसेशन की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक अकाउंट 40,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक अकाउंट 40,000। तो रियलाइजेशन की डेबिट में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 40,000, और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन कंपनसेशन 40,000। बाय रियलाइजेशन कंपनसेशन 40,000। ठीक है? हो गए सारे एडजस्टमेंट। अब एक बार चेक कर लो, क्या चेक कर लो, क्या सारे सारे टेंजेबल एसेट रियलाइज हो गए क्या, और सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया क्या। डेटर्स का हो गया, बिल्कुल हो गया। एक्स ले गया था और कुछ से 21,000 मिल गए। स्टॉक, स्टॉक कौन ले गया था, स्टॉक वाई ले गया था। फर्नीचर, फर्नीचर का क्या हुआ था, फर्नीचर एक्स ले गया था। सन्ड्री एसेट कौन ले गए थे,
सन्ड्री एसेट आपके वाई और जेड ले गए थे, तो हो गए सारे टेंजेबल एसेट। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है 60 के, तो क्रेडिटर्स कौन ले गया, एक्स, और लोन किसने पे कर दिया था, वाई ने। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका पेमेंट होता नहीं है, और कल बताया था प्रोविजन का भी पेमेंट होता नहीं है। तो सारे सारे टेंजेबल एसेट रियलाइज हो गए और सारी लाइबिलिटीज का भी पेमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। अब अपन इस रियलाइजेशन का बैलेंस निकालेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो आपके रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 68,000। क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 68,000 है, इस 68,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 में बांटेंगे। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स में हो जाएगा 40,800, वाई का 13,600 और जेड का 13,600। तो एंट्री हो जाएगी आपकी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,800, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,600, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,600 टू रियलाइजेशन अकाउंट 66,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया किससे, रियलाइजेशन से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,800, 13,600 और 13,600। अब अपन अपने रियलाइजेशन का बैलेंस निकालेंगे। तो एक्स का तो दिख रहा है क्रेडिट ज़्यादा होगा, डेबिट कम है, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो ये जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये फुल एंड फाइनल अमाउंट है जो आपको पार्टनर को पे करना है। तो टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर फाइनल पेमेंट 1,04,200। तो बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट बैलेंसिंग फिगर आ गई 1,04,200। तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,04,200 टू बैंक अकाउंट 1,04,200, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 1,04,200। और वाई और जेड के कैपिटल अकाउंट के डेबिट बैलेंस आ रहे हैं, इनकी डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। तो इन दोनों के वाई और जेड दोनों के ही कैपिटल अकाउंट के डेबिट बैलेंस आ रहे हैं। डेबिट बैलेंस मतलब ये फाइनल अमाउंट है जो आपको पार्टनर से लेना है। तो आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर फाइनल रिसिप्ट 55,600 और 8,300। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 63,900 to Y capital account 55,600 to Z capital account 8,300। तो यहाँ पे आपने Y और बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू Y कैपिटल अकाउंट 55,600 एंड टू Z कैपिटल अकाउंट 8,300। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो क्या कह रहा है। X and Y were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:5. On 31st March 2024, their balance sheet was as under, ये balance sheet दे रखी है। The firm was dissolved on 1st April 2024 and the asset and liabilities were settled as follows। कह रहे लैंड एंड बिल्डिंग से रियलाइज हुए 4,30,000, डेटर से रियलाइज हुए 2,25,000 विद इंटरेस्ट and 1,000 were recovered from bad debts of last year, return of last year। कह रहे there was an unrecorded investment which was sold for 25,000। White took over the machinery at 2,80,000 for cash। इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो पॉइंट को। कह रहे वाई मशीनरी टेक ओवर करके जा रहा है कितने में, 2,80,000। आगे क्या लिखा है, फॉर कैश। इसका मतलब वाई यहाँ पे कैश पे करके फिर मशीनरी लेके जा रहा है, यानी एक तरीके से मशीन भी सेल हुई है, ठीक है।
कह रहा है 50% ऑफ द क्रेडिटर पेड 4000 लेस। ऊपर क्रेडिटर रखे 1,79,000 के, इसमें से 50% क्रेडिटर को तो 4000 कम पे करना है, और जो रिमेनिंग क्रेडिटर है उनको फुल अमाउंट पे करना है। अब इसकी एंट्री पास करने को कह रहा है, अपन इसका अकाउंट भी बना लेते हैं। बनाइए, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है आपको 4 लाख की, उसके बाद मशीनरी दे रखी है 3 लाख की, और डेटर्स दे रखे हैं आपके पास कितने के, 2,22,000 के। तो ये जितने भी लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है और डेटर्स है, ये सारे असेट्स बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू अपन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये सारे असेट हैं, इनके डेबिट बैलेंस हैं, तो इनको क्लोज करने के लिए करेंगे क्रेडिट, और डेबिट किसको कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। तो लिखो एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 9,22,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 9,22,000 टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 4 लाख, टू मशीनरी अकाउंट 3 लाख, to debtors account 2,22,000, to debtors account 2,22,000, तो realization account debit 9,22,000, to land and building 4 lakh, to machinery 3 lakh and to debtors 2,22,000। तो यहाँ पे आपने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कराए, किससे डेबिट कराए, लैंड एंड बिल्डिंग से। तो टू लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, टू मशीनरी 3 लाख, और टू डेटर्स 2,22,000, टू डेटर्स 2,22,000। अब बैंक बैलेंस है, तो उसको डेबिट साइड में लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,000। ये आपने अपना बैंक बैलेंस लिख दिया 78,000 का। अब आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है एक्स और वाई का, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख और 5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। उसके बाद क्रेडिटर्स है और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, तो ये जो क्रेडिटर्स है और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, इसको बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन में। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो लिखो एंट्री, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 1,79,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 1,79,000, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट 21,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 2 लाख, टू रियलाइजेशन अकाउंट 2 लाख। तो यहाँ पे आपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, किससे, क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड से। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 1,79,000 और बाय एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 21,000, बाय एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 21,000। डन। पॉइंट नंबर 1 में कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 4,30,000 कि लैंड एंड बिल्डिंग से कितना रियलाइज हुआ है, 4,30,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग से रियलाइज हो रहा है कितना, 4,30,000। देखो, असेट्स को बेचने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो सबसे पहले क्या कह रहा है ये आपसे, लैंड एंड बिल्डिंग सेल करी, तो लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करने से कितना मिला, 4,30,000 लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करने से मिल रहा है। फिर डेटर्स, डेटर्स से कितना रियलाइज हो रहा है, डेटर्स से रियलाइज हो रहा है 2,25,000 विद इंटरेस्ट,
पॉइंट नंबर 2 में लिखा है। फिर आपको बैड डेब्ट्स रिकवर्ड भी हो रहे हैं, तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गए कितने के, 1000 के बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गए। फिर पॉइंट नंबर 2 में लिखा है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है। अनरिकॉर्डेड क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो इन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को भी हमने सेल करा, तो इससे हमें कितना मिला, 25,000 रुपीज मिले। और पॉइंट नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट चीज बताई थी क्या, कि मशीन है जिसको वाई टेक ओवर कर रहा है 2,80,000 रुपीज के कैश में, 2,80,000 रुपीज के कैश में टेक ओवर कर रहा है। तो यानी एक तरीके से पार्टनर असेट को टेक ओवर तो कर रहा है, लेकिन उसके बदले में कैश देके जा रहा है, कैश पे कर रहा है। तो ये भी एक तरीके से सेल ऑफ असेट मानेंगे, कि जैसे एक असेट सेल हुआ है। तो यहाँ पे मशीनरी सेल हुई है, कितने में सेल हुई है मशीनरी, मशीनरी को अपन ने सेल करा है कितने में, 2,80,000 रुपीज में। तो टोटल ये जो होगा ये हो जाएगा आपका 9,61,000। कितना हो रहा है, 9,61,000। समझ में आया। तो क्या एंट्री होगी असेट्स को सेल करने की, बैंक अकाउंट डेबिट 9,61,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 9,61,000। तो यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट को डेबिट करा है किससे, रियलाइजेशन से। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन 9,61,000, और रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग कितने में सेल हुई, 4,30,000। डेटर से कितना रियलाइज हुआ, 2,25,000। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुए कितने के, 1,000 के। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है कितने का, 25,000 का। और मशीनरी है कितने की, 2,80,000 की। तो जो असेट्स को सेल करने से मिला वो कितना मिला, 9,61,000 मिला। तो एक तो इधर आ जाएगा, और बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में भी लिख देंगे टू रियलाइजेशन असेट सोल्ड 9,61,000। हो गया। अब देखो एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 तो हो गए, पॉइंट नंबर 5 कह रहा है 50% ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड 4,000 लेस। तो क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स हमारे 1,79,000 के हैं। तो कह रहा है इन क्रेडिटर में से 50% क्रेडिटर्स को 4,000 रुपीज कम पे करें। तो 1,79,000 का 50% होता है 89,500। उनको 4,000 कम पे करें, यानी कितना पे करा है, 85,500 पे करा है। और कह रहे हैं जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स हैं उनको फुल अमाउंट पे हो गया। तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं, 89,500 हैं। कह रहे हैं इनको फुल अमाउंट पे कर दिया। तो टोटल क्रेडिटर्स को कितना पे करा है, 1,75,000 हमने क्रेडिटर्स को पे करा है। तो क्या एंट्री पास होगी, ये लिख लीजिए। क्रेडिटर्स हैं टोटल 1,79,000, उसमें से 50% क्रेडिटर्स को तो 4,000 कम पे करा, मतलब कितना दिया, 85,500। और जो रिमेनिंग 50% क्रेडिटर्स हैं उनको फुल अमाउंट पे हो गया 89,500 का। तो जो टोटल अमाउंट पे करा है क्रेडिटर्स को कितना पे करा है, 1,75,000 का। और लाइबिलिटीज में क्या बचा है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। मैंने बताया था ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ये कोई रिजर्व नहीं होता, ये एम्प्लॉयज का पैसा है जो हर महीने आप उसकी सैलरी में से डिडक्ट कर रहे थे। तब आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, क्लोज हो रही है, तो आपको ये पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा अपने एम्प्लॉय को वापस लौटाना है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के 21,000 भी लौटाने, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के 21,000 भी रिफंड करने हैं। यानी टोटल कितना अमाउंट आपको पे करना है, 1,96,000 का टोटल अमाउंट आपको पे करना है। तो क्या एंट्री पास होगी, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,96,000 टू बैंक अकाउंट 1,96,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,96,000 टू बैंक अकाउंट 1,96,000। तो यहाँ पे आपने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करा है किससे, बैंक से।
तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स कितने 1,75,000, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितना है 21,000, तो टोटल कितना हो गया 1,96,000। और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है, ये लिख लिया यहाँ पे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटीज पेड कितना 1,96,000। ठीक है, हो गए सारे लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी डेटा सब रियलाइज हो गए, सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया, दो ही लाइबिलिटीज थी, क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, दोनों का पेमेंट हो गया। अब अपन इस रियलाइजेशन का बैलेंस निकालेंगे, इसकी क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना 43,000। क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स और वाई में, किस रेशियो में 3:5 में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स का आ जाएगा 16,125 और वाई का आ जाएगा 26,875। तो इसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 43,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 16,125 एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट 26,875। तो यहाँ पे आपने एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एक्स में आ जाएगा 16,125 और वाई में आ जाएगा 26,875। अब इस कैपिटल अकाउंट का दिख रहा है दोनों का ही क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है। तो क्रेडिट बैलेंस क्या है, फाइनल पेमेंट, तो यह आ जाएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर फाइनल पेमेंट, बैलेंसिंग फिगर फाइनल पेमेंट 3,61,125 और 5,26,875। तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,61,125, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,26,875 टू बैंक अकाउंट 8,88,000। तो यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है किससे, एक्स और वाई से, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 3,16,125 बाय वाई कैपिटल अकाउंट 5,26,875। और ये आपका बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा। समझ में आया, कोई डाउट?